जनरली अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। अब रिजल्ट के बाद पता नहीं स्टूडेंट्स ने सी मैक छोड़ दिया है, क्या मतलब क्या हिसाब किताब है, या फिर वही उसी तरह का सिनेरियो चल पड़ा है कि रिजल्ट से पहले जो है कुछ क्लासेस जो है वो मिस किए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स देयर मैनी स्टूडेंट्स दैट आई नो ऑफ जो अब जो है वो रिकॉर्डिंग्स कब से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अभी जो थोड़े रेगुलर है अपनी अटेंडेंस में, मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि प्लीज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अटेंडेंस रेगुलर ही रहे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर एक क्लास मिस की, अगले दिन आने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक रिकॉर्डिंग ना देखें, और अगले दिन तक की क्लास से पहले रिकॉर्डिंग देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर एक वही विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वीकेंड पे कवर कर लेंगे, वीकेंड के बाद ज्वाइन कर लेंगे, इसमें भी बहुत हाई रिस्क होता है, ठीक है ना? तो कोशिश करनी है कि और जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं दे शुड रीजॉइन लाइव क्लासेस फ्रॉम अ न्यू चैप्टर, नए चैप्टर से वो रीजॉइन करने की कोशिश करें। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से क्लासेस नहीं ले रहे, लाइव क्लासेस लेनी छोड़ दी हैं। तो आप मेरे से बात करें, क्या समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कहाँ पर है? ऑब्वियसली वील ट्राई टू रिजॉल्व देम टुगेदर द इश्यूज, ठीक है? तो जरा यू नीड टू फोकस ऑन दैट। पैसे मत जाया करें अपने माँ बाप के, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, ठीक है जी? चले तो शुरू करते हैं फिर। कल मैंने आप लोगों को 2 होम असाइनमेंट्स दिए थे, पहले उनके ऊपर आते हैं जी जनाब। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के 2 होम असाइनमेंट्स, क्लास वर्क 2 एंड क्लास वर्क 3। इश्यूज, प्रॉब्लम्स, परेशानियां बताइए जनाब। नोशनल रेंट भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन उसको मैं डेफर अगेन एंड पे थोड़ा कर दूंगी। अभी हमने प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के ऊपर आना है जी जनाब। क्लास वर्क नंबर 2 के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लास वर्क 2 हो गया था, सेकंड सॉल्व नहीं किया जी। पहले तो मुझे सच ये बताए किसने क्लास वर्क 2 और 3 नहीं सॉल्व किए? मोहसिन, अब्दुल्ला, एमन कर लिए सॉल्व? अनस ने खुद ही बता दिया क्लास वर्क 3 सॉल्व नहीं किया। दिलशाद, हसन जावेद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, साइम, समरा, सना, शबनम, शाहजेब जी कर लिया है। नहीं किया मोहम्मद मोहसिन ने, क्यों नहीं किया जी? शाहरुख ने क्यों नहीं किया? आसान है, आता है सब, इसलिए अब 10 दिन के बाद मेरे से अगर बेसिक क्वेश्चन में सवाल पूछेंगे और मुझे बोलेंगे मैम इसमें क्या करना था, तो फिर मुझे बताएं मेरा क्या रिएक्शन होगा उस पर। हाँ जी, जायज होगा नहीं रिएक्शन जो भी होगा? जायज होगा नहीं होगा? क्लास वर्क नंबर 3 कार्ट लिमिटेड, प्यार से बता दूंगी। अच्छा जी, प्यार से आपको इसलिए लगेगा क्योंकि मैसेजेस या व्हाट्सएप के ऊपर लगता है कि सब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं तो जब आके फेस पे पूछते हैं कि हाँ जी मैम ये क्या होता है, तो फिर जो रिएक्शन होता है ना उनको नजर आ रहा होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, फेशियल रिस्पॉन्स एंड ऑल। क्लास वर्क नंबर 3 कार्ट लिमिटेड, थोड़े से जरा सीरियस हो जाए अब, ठीक है? बाकी जायज एक्टिविटीज के बजाय अब के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं अब वो थोड़े ठिकाने लग जानी चाहिए। नवंबर एंड हो गया ना, 1 दिसंबर को जरा हम डिस्कशन करेंगे। 1 दिसंबर तो खैर आपकी नहीं होगी, मिड टर्म्स के बाद जरा हम कोई डिस्कशन करेंगे जो नॉर्मली करते हैं। एक अलार्मिंग बेल जो है वो मैं देती हूँ, सिग्नल देती हूँ कि भाई अब दिसंबर शुरू हो चुका है और अब एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने या आपकी प्रिपरेशन के स्टार्ट हो जाने चाहिए। इफ एनीबडी हैज नॉट स्टार्टेड रिवाइजिंग, मिड्स किसी ने नहीं दिए, नहीं देने, छोड़ो, क्या करना है, बहुत गलत बात है। क्लास वर्क नंबर 3 कार्ट लिमिटेड, जी जनाब, इसमें कोई इश्यू, कोई परेशानी, कोई मसला?
नोशनल रेंट एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको कहा था कि इसको अभी तो हम कल मैंने आपको सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री बता दी थी। मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी जर्नल एंट्री पास होगी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो नोशनल रेंट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स, नॉट इन हेड ऑफिस अकाउंट्स। जीएल लेजर में, जनरल लेजर में ये नहीं रिकॉर्ड होता। फेक रेंट जो है हमारा, फर्जी रेंट जो है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है। क्यों यूज होता है कर लेंगे उसको अभी डिस्कस, पहले जरा हम आगे चले हैं, ठीक है। चले जनाब, तो एक अब आखिरी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रह गया, फिर हम इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे हल्का फुल्का उसको, ताकि एटलीस्ट आज के दिन हमारा हो जाए कि तसल्ली हो जाए हमें कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, विच विल ऑब्वियसली नॉट बी इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म्स, ठीक है। हमारे पास अब कल मैंने एक डिस्कशन, मतलब एक चीज लिखवानी आपको शुरू की थी, है ना। और ये क्या था, इंटीग्रेटेड सिस्टम का हमने एक बर्ड्स आई व्यू ले लिया था। बर्ड्स आई व्यू हमने क्या लिया था कि एक ही लेजर मेंटेन होता है या तो हेड ऑफिस में या फैक्ट्री में, ठीक है जी। और उधर जो है एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यानी कि पूरे साल की आपको सिर्फ एक ही प्रॉफिट की फिगर आ रही होती है एज पर द जनरल लेजर, ठीक है। फैक्ट्री लेजर नाम की कोई चीज नहीं है या कॉस्ट लेजर नाम की कोई चीज नहीं है। इंटरलॉकिंग अकाउंट्स में दो लेजर्स मेंटेन हो रहे होते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर भी एक ही बनता है। प्रॉफिट या लॉस उस एंटिटी का किसी भी पर्टिकुलर साल में सिर्फ एक ही कैलकुलेट होगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, एज पर दी जनरल लेजर, ठीक है। जो फैक्ट्री लेजर होता है उसके अंदर कॉस्टिंग पीएनएल नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। दो प्रॉफिट्स कहाँ आपको नजर आते हैं, दो प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन हो रही होती है फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर। देयर आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है। दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपके मेंटेन हो रहे होते हैं। एक आपका मेंटेन हो रहा होता है जनरल लेजर के अंदर एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और दूसरा मेंटेन हो रहा होता है कॉस्ट के लेजर के अंदर, फैक्ट्री लेजर के अंदर एज पर, इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल प्रॉफिट है और एक आपके पास कॉस्टिंग प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो ये हो जाता है कि रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है ना सर। मैंने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, तो अब इसको मैं आपके क्लास के एंड पे आपको आंसर दूंगी, आप मुझे याद करा देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें रिकंसिलिएशन करने की जरूरत पड़ती है। और एक मजे की बात बताऊं, one type of reconciliation, the more basic type of reconciliation between these two profits is just similar to what, marginal and absorption costing, ठीक है। हमने मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशंस पढ़ी थी ना, दो फॉर्मेट्स पढ़े थे इनफैक्ट, यस, है ना। यहाँ पे अब हम एक ही फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे भी एक्चुअली दो तरीकों से रिकंसिलिएशन बनाने को वो कह सकते हैं। एक बिल्कुल बेसिक रिकंसिलिएशन है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा। और दूसरा हमारा थोड़ा एडवांस रिकंसिलिएशन है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, ठीक है जनाब। तो जो बिल्कुल, अब मुझे बात बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्टिंग प्रॉफिट के दरमियान डिफरेंस क्यों आ रहा है? फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट्स के दरमियान डिफरेंस आएगा क्यों? एंटिटी वही है, ट्रांजैक्शंस वही है, पीरियड वही है, तो फिर इन दोनों टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस आ क्यों रहा है? लेजर्स के अंदर क्यों डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में? हाँ, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। रेवेन्यू एंट्रीज में तो कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। एसेट्स लाइबिलिटीज का प्रॉफिट से क्या ताल्लुक है? इनकम्स, एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज का ताल्लुक होता है। ओहो, सही से सोच के बताए। इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन की वजह से कॉस्टिंग प्रॉफिट के अंदर किसी दूसरे तरीके से आप इन्वेंट्रीज की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो कितनी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं ये। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो सकता है इन्वेंट्रीज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल किया हो, कॉस्टिंग में आपको हर हाल में अब्जॉर्प्शन करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका जो फिनिश्ड गुड्स है वो अगर एब्जॉर्प्शन, दोनों केसेस में अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल रेट पे वैल्यू होता है इन्वेंट्री में, है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्टिंग के अंदर आपका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसमें हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इस्तेमाल करते हैं,
कितनी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अक्रूवल्स वगैरह की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक किसी सिनेरियो को देखें तो बेसिक सिनेरियो में हमें ये लगता है कि वही डिफरेंस है जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता था ना। तो एक तो आपके पास आ जाती है क्या, जिसको मैं कहूंगी कि जी बेसिक रिकंसिलिएशन, ठीक है, जिसमें आपको अभी हम एग्जांपल देखेंगे स्टडी टेक्स्ट की, वही आपने वो एग्जांपल की भी है, उसको हम फर्दर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, बल्कि वो अभी हमने किया हुआ नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिक रिकंसिलिएशन वो आपसे मांग रहा है। बेसिक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या है? आप किसी भी एक, जो भी आपको फॉर एग्जांपल अगर दोनों प्रॉफिट्स आपको गिवन है तो आप किसी भी प्रॉफिट से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप करें प्रॉफिट एज पर जनरल लेजर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एज पर जनरल लेजर का मतलब ये है कि यू स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल प्रॉफिट। हाँ जी, कैसे इसको बनाएंगे? रिवर्सल कर रहे हैं किसको, किसकी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक जो जनरल लेजर में था उसको हम नलिफाई कर रहे हैं, है ना। उसको पहले हम प्रॉफिट में से नलिफाई कर रहे हैं। कैसे नलिफाई करेंगे? ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो उस नेगेटिव रिलेशनशिप को एलिमिनेट करने के लिए, बिल्कुल ओमिट करने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक एज पर जीएल। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी याद है इसी तरह से किया था ना। और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एज पर जीएल, ठीक है। आपको पता है कि जी प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है जनरल लेजर का, ये प्रॉफिट में ऐड हुआ है ना। उस फिगर को खत्म करने के लिए पहले हम नलिफाई कर रहे हैं कि हम क्लोजिंग स्टॉक इसमें से अगर निकाल दें तो प्रॉफिट कितना आएगा, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए तो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी अमाउंट से कम करना पड़ेगा। फिर अगर हम लेकर आए क्या, आपकी स्टॉक्स एज पर कॉस्ट लेजर, अब हम इंट्रोड्यूस कराएं तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेस होगा क्या, ओपनिंग स्टॉक एज पर फैक्ट्री लेजर, यानी कि कॉस्ट लेजर। बात समझ आ रही है? क्या, क्यों मैंने यहाँ पे इसको लेस किया? ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मैंने पहले ऐड किया जनरल लेजर का, और फिर मैंने कॉस्ट लेजर का ओपनिंग स्टॉक लेस कर दिया। क्यों? अब अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को रिकॉग्नाइज करना चाह रही हूँ तो क्या होगा, वो ओपनिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट लेजर को रिकॉग्नाइज करने का क्या मतलब है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है ना। ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशनशिप है विद द प्रॉफिट, राइट। तो वो क्या कर देंगे, फिर हम लेस कर देंगे। अब हमने जनरल लेजर के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स को निकाल दिया प्रॉफिट में से, और अब हम दोबारा जो डाल रहे हैं प्रॉफिट स्टॉक्स को, वो हम डाल रहे हैं कॉस्ट लेजर के स्टॉक्स को, ठीक है। तो कॉस्ट लेजर के ओपनिंग स्टॉक को डालने का मतलब है प्रॉफिट को कम करना, बिकॉज प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशनशिप है। और हम ऐड क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट लेजर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब इधर एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेजर। अब यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है वो क्या है कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब हम पढ़ रहे थे तो देयर वाज जस्ट वन टाइप ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे जो आप ओपनिंग स्टॉक्स ऐड करेंगे जीएल वाले और लेस करेंगे, अब वो तीन फिगर्स को इसमें शामिल होंगी। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। तो जरा इसको आगे नोट कर लीजिए, रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डब्ल्यूआईपी की ओपनिंग इन्वेंट्री एनी प्लस फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको आगे मेंशन कर दीजिए। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज की जो ओपनिंग फिगर्स हैं वो आपने लेस ऐड कर देनी है, पहले जीएल वाली लेस कर देनी है इन तीनों इन्वेंट्रीज का जो टोटल है जीएल का क्लोजिंग फिगर वो। फिर इन्होंने लेस कर देना है ओपनिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट लेजर, इन तीनों इन्वेंट्रीज का जो ओपनिंग फिगर है वो आपने यहाँ से लेस करनी है, और इन तीनों इन्वेंट्रीज की जो कॉस्ट लेजर के हिसाब से क्लोजिंग फिगर है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। इज दैट क्लियर? तो जितनी भी आपके पास इन्वेंट्रीज हैं उन सबका, क्योंकि अब जब हम
फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को जब कंपेयर करें तो अब उनमें इनकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तीनों इन्वेंट्रीज का अब अमल दखल है. इज दैट क्लियर? यस और नो? अच्छा, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सी टाइप ऑफ इन्वेंट्री की फिगर्स लेते थे हम? सिर्फ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सी ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते थे फिर लेस करते थे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? क्या वो कौन सी टाइप ऑफ, उसमें भी तीन इन्वेंट्रीज थी. अब्दुल्ला, आर यू श्योर? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स. मनीबा, एमन, नहीं मनीबा ने तो सही जवाब दिया, एमन ने भी बाद में करेक्ट कर लिया. शबनम, अब्दुल्ला, नॉट द रॉ मटेरियल बेटा, फिनिश गुड इन्वेंट्री होती थी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर. जाके चेक कीजिए, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में जो फिगर्स हम लेते थे ऐड करके लेस करना वाइस वर्सा, वो हम करते थे फिनिश्ड गुड्स एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलें जनाब. अब इसके लिए हम आते हैं जरा स्टडी टेक्स्ट का. हमारे पास एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है और इसको मैं बस गो थ्रू करूंगी. ठीक है, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और हम सोल्यूशन, जो पहला पार्ट है इसका, उसको हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे. उनके मेन पॉइंट हमारा रिकंसिलिएशन है, जो मैंने अभी आपको समझाना है. बहुत सिंपल है. एग्जांपल 2 फिर मैं आपको होम असाइनमेंट में दे दूंगी, प्रॉपर करना. ठीक है. अच्छा, एग्जांपल 2 वैसे भी हमारे, अच्छा कार्ट लिमिटेड हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया हुआ है ना. कार्ट लिमिटेड तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है. कार्ट लिमिटेड के अंदर सिर्फ रिकंसिलिएशन जो है वो रहता है. कार्ट लिमिटेड ये था ना, क्लास वर्क 3 था. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, कार्ट लिमिटेड आपके पास क्लास वर्क 3 था, जिसमें उसने आपको कहा है कि प्रिपेयर ऑल रिलेवेंट लेजर अकाउंट्स. आई थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक मुझे जरा सैंपल बेसिस पे चेक करने दें. 185% है, 4000 रुपी पर मंथ, बिल्कुल यही है. ठीक है, तो कार्ट लिमिटेड का, अब जिन्होंने कार्ट लिमिटेड सॉल्व नहीं किया हुआ, दे विल बी एट लॉस. ठीक है, एट अ लॉस होंगे वो. अब कार्ट लिमिटेड क्लास वर्क नंबर 3 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया था. लेजर अकाउंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं और अब हम देखने जा रहे हैं उसकी रिकंसिलिएशन. हाँ जी, करते हैं जरा खुद अटेम्प्ट रिकंसिलिएशन. जिन्होंने अब इसको सॉल्व नहीं किया वो क्लास वर्क नंबर 3 के जरा सोल्यूशन पे जाके अब थोड़ा उसको देखें और फिर मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्रॉफिट वहां से निकालें. फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट प्रॉफिट जो आपने पीछे सोल्यूशन में गिवन है, उन दोनों का रिकंसाइल करें. जी जनाब, चलें शुरू हो जाए. रिकंसिलिएशन इनकी इसकी बिल्कुल सिंपल होगी. रिकंसिलिएशन अब आपको स्टेटमेंट बनाना है बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्रॉफिट. करते हैं सॉल्व. पहले मुझे बताएं किसी ने तो सॉल्व किया है ना क्लास वर्क नंबर 3? चले बनाते हैं रिकंसिलिएशन, कोशिश करते हैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की तरह. 10:38 हो रहे हैं, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट में ही रिकंसिलिएशन हो जाना चाहिए. 10:41 पे मैं फिर डिस्कस करना शुरू करूंगी. This conference will now be recorded.
This conference will now be recorded. चलें जनाब, हुआ रिकंसाइल? जी, हसनैन, मोहसिन, अब्दुल्ला, ऐमन, अनस, दिलशाद, हसन जावेद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, साइम, समरा, सना, शबनम, शाहजेब एंड सुंदस। किधर है सब? कर रहे हैं रिकंसाइल? चलें जल्दी से करें, कंक्लूड करें इसको। हाँ जी, कितनी देर लग रही है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फिगर्स को ऐड करना है। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है या आपके सॉल्यूशन में अवेलेबल है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। प्रॉफिट एज पर जनरल लेजर, जनरल लेजर के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो आपको हो गया रिकंसाइल। जनरल लेजर के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो आपको गिवन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको गिवन है, इट्स 2,30,000। ठीक है, 230,000। इसमें आपने क्या करना है? सिंपल, आपने जितने भी जीएल के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक्स थे उनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक्स को। तो मैं वर्किंग एसेट्स नहीं कर रही। ओपनिंग स्टॉक्स आपके पास 3 है। कौन कौन से ओपनिंग स्टॉक्स को आप लेके चलेंगे? रॉ मटेरियल 48,000, ये ओपनिंग स्टॉक। बस ये ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है आपको। हाँ, जो प्रॉफिट दिया हुआ वही लेंगे। नेट प्रॉफिट होना चाहिए वैसे आइडियली, लेकिन यहाँ पे अगर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस हुआ था, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस होते तो हम वो लेते हैं। नेट प्रॉफिट लेना है, क्योंकि बाकी किसी चीज में डिफरेंस है ही नहीं ना। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सिनेरियो के अंदर अराइज आ रहा है, बिकॉज ऑफ हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज। चलें जी, तो ओपन बेसिकली नेट प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 48,000 प्लस, जल्दी से मैं कर लेती हूँ, मेरे लिए तो इतनी टाइम नहीं लगेगा, प्लस 64,000 और प्लस ये हमारे पास आखिरी फिनिश गुड ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000। ये करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा? 2,32,000 के ओपनिंग स्टॉक्स एज पर जीएल बेसिकली प्रॉफिट में से निकल गए। ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है निकल गए, रिवर्स हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक्स एज पर जीएल, तो वो फिगर इसमें प्रॉफिट में ऐड हुई है। जब हम माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट भी नलिफाई हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक इज 52,000। मजा आता है ना जब रिकंसिलिएशन हो जाती है ना। क्लोजिंग स्टॉक इज 58,000। ये करने के बाद, और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक इज 121,900। ये करने के बाद आप ये कहेंगे कि भाई स्टॉक्स का इफेक्ट इस प्रॉफिट में से खत्म हो गया। अब हम स्टॉक्स रिकग्नाइज करेंगे नए सिरे से, किसके हिसाब से? कॉस्टिंग लेजर के हिसाब से, है ना, कॉस्ट लेजर के हिसाब से। तो ओपनिंग स्टॉक्स एज पर कॉस्ट लेजर, ये मैं सोल्यूशन से ही ले रही हूँ। ठीक है, अब आपने ओपनिंग स्टॉक्स उठाने हैं कॉस्ट लेजर के हिसाब से, क्लास बुक नंबर 3। तो पहला तो आपके पास आ गया रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक इज 49,500। ठीक है, तो ये माइनस करना है 49,500। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है क्वेश्चन में 60,100। ये मैं टी अकाउंट से ले रही हूँ क्योंकि मैं क्लोजिंग बैलेंसेस भी यहीं से लूंगी। 60,100 ये मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, और
115,400, ठीक है, 115,400। ये करने के बाद ये माइनस हो जाएगा 2,25,000 और मैं ऐड कर दूंगी क्या, क्लोजिंग स्टॉक्स एज पर कॉस्ट लेजर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे यहाँ पे ऐड होंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरा प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट हमारे सामने खुला हुआ है। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है इट्स 125,800। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस है 56,970 और जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है 51,100, ठीक है। तो जब आप ये देखते हैं तो आपने जो कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, कॉस्टिंग का पीएनएल क्वेश्चन में बनाया था, तो कॉस्ट के पीएनएल में जो प्रॉफिट आ रहा था दैट वाज 238,970 आपका हो गया रिकंसाइल, ठीक है। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेजर, ठीक है ना, ये रिकंसिलिएशन आपकी हो गई मुकम्मल। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े से एडवांस्ड रिकंसिलिएशन के ऊपर और उसके लिए हम रेफरेंस बनाएंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उसका फॉर्मेट भी बना एंड में बता दूंगी कि फॉर्मेट हम बना लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने आपको क्या चीजें दी हुई हैं। Following data is available from the records of Cortex Limited for the year ended 30 जून 2012। अच्छा जी, क्या बनाना है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पर आते हैं। कंप्यूट सीएल्स फाइनेंशियल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। अच्छा जी, हम फाइनेंशियल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, सिंपली स्पीकिंग। और अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की आपके पास गुंजाइश नहीं है तो अब हम एक और चीज हमें समझ में आ गई, हम इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको कॉस्ट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हो तो आप ये वर्किंग करके आप क्या निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉफिट होगी। क्लियर है ना बात। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम सीधे तरीके से अपना काम नहीं पकड़ सकते तो हम उसको उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं, राइट। तो अब जरा हम देखते हैं कि क्या हम फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की हमारे पास गुंजाइश है। तो जब हम ये अपनी इंफॉर्मेशन को स्किम करते हैं तो सबसे पहली चीज पे हम आके स्टम्प हो जाएंगे, सेल्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ठीक है। जो आपके पास सेल्स होती है, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू, वो तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक एज पर जनरल लेजर, है ना। फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालने के लिए जनरल लेजर के ओपनिंग, बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक आपको जब इग्नोर कर देंगे कॉस्टिंग का सारी इंफॉर्मेशन और आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही सारी, तो वो चीजें तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। परचेजेस नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बना सकते। इसका मतलब है हमें अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स को यूज करके, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स को यूज करके आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है क्या, फाइनेंशियल प्रॉफिट। आई होप दैट्स बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं, मैं बाय द वे चैट बॉक्स आपका मिनिमाइज कर रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिर मैं वो एंड में देखूंगी, ठीक है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है 1,50,000। सबसे पहली पॉइंट इसने आपको क्या दे दिया, अंडर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी, अंडर रिकवरी हुई है 11,500 की 1,50,000 में। तो मुझे आप बताइए 11,500 को आइडियली क्या करेंगे प्रॉफिट के अंदर। आपको पता है कॉस्टिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी होती है एब्जॉर्प्शन, है ना। तो अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं आपके क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। विल यू, चलो मुझे चैट बॉक्स ओपन करना पड़ेगा सोल्यूशन आप लोगों का करने देखने के लिए। जी, क्या समझ में आ रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, विल यू हैव टू ऐड 11,500 इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट या डिडक्ट 11,500 इन कॉस्टिंग प्रॉफिट। जी जनाब, डिडक्ट करेंगे। अंडर रिकवरी हुई है, अंडर का मतलब है आपने अंडर चार्ज किया है प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, है ना। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आपने अंडर चार्ज किया है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ज्यादा। अब आपको पता है ना कॉस्ट अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है।
तो ये अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स है। वेरी गुड, अंडर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। तो आप क्या करेंगे? अंडर अप्लाइड का मतलब आप अभी पूछ रहे हैं मेरे से शाहरुख। अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी, अच्छा आप रिकवरी से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। अंडर अप्लाइड, अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड, सेम थिंग। अंडर अप्लाइड, अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड इज द सेम थिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन, जी बिल्कुल बिल्कुल। अंडर रिकवरी इज अंडर अप्लाइड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं परेशान होगी, मैंने कहा आप शायद मेरे से ये पूछ रहे हैं कि अंडर अप्लाइड होता क्या है। ओए होए होए, इस तरह की बातें ना क्या करें, ठीक है। चलें, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब है आपने अंडर चार्ज किया है 11,000। तो समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 लाख, अच्छा इतने बुरे नहीं हालात चले, अल्लाह का शुक्र है, तसल्ली दे दी आपने। तो 1,50,000 के अंदर आपने, इसका मतलब है अंडर एब्जॉर्ब किए हुए 11,500 को, तो उसको बेसिकली हमें बढ़ाना है। जब आप ओवरहेड्स को बढ़ाएंगे तो यानी कि प्रॉफिट कम होगा। चले जी, अब वो क्या कह रहा है, एक सेकेंड, एक तो मेरे पास ये पता नहीं क्या मसला है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा अपने चैट बॉक्स को कुछ कर लूं कि मेरे पास स्क्रीन आपकी विजिबल ही नहीं है। एक चीज कोई रह जाती है मेरे पास आपकी, या तो फिगर्स मेरे पास नजर नहीं आ रही, एक तो वो जो चार्ट नजर नहीं आती ना, फिर वो बड़ा स्यापा है। अच्छा जी, फिर आपके पास अंडर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये भी बड़े मजे की बात है, हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ सीखा था सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन आपको होती हुई नजर आएगी एडमिन और सेलिंग ओवरहेड्स की भी। ठीक है, ये बस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर टू बी एब्जॉर्ब्ड एट फलाना रेट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने एब्जॉर्ब फिगर लेके जानी है। ठीक है, वट एवर द केसेस, अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, आगे जाके हमने इंशाल्लाह जब हम जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग देखेंगे तो उसके अंदर फर्दर आपको समझ में आ जाएगी। वट एवर द केसेस, आपको वो ये कह रहा है कि अंडर रिकवरी ऑफ, एग्जैक्टली यहाँ पे भी अंडर अप्लाइड है, अंडर रिकॉर्डेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इसके अंदर, कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 18,000 को भी हमें डिडक्ट करना है, क्योंकि अब ओवरहेड को बढ़ाएंगे, अंडर रिकॉर्डेड है, अंडर अब्सॉर्ब्ड है, ओवरहेड को जब हम बढ़ाएंगे तो 18,000 भी आपका लेस होगा। समझ आ रही है ना बात? अच्छा जी, फिर उसके बाद एक आ रहा है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, वो ओवर रिकवर्ड है, ओवर एब्सॉर्ब्ड है, किसके अंदर, कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, ओवरहेड्स हर किस्म के ओवरहेड्स के लिए। तो ओवर रिकवरी हो रही है, तो यानी कि 21,000 आपने ओवर डिडक्ट किया हुआ है 1,50,000 में, इसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, है ना। ओवर रिकवरी को क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है ओवर वैल्यूएशन हुई हुई है ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। बेसिक नॉलेज आपकी यहाँ पे टेस्ट हो रही है, बेसिक FAR1 इंट्रो से। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक का रिलेशनशिप विद प्रॉफिट क्या करेंगे, 9,000 को ऐड करेंगे, लेस करेंगे। आप कह रहे हैं ऐड करेंगे, वेरी गुड। नहीं नहीं, ऐड करेंगे, पक्की बात है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। यस, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। जिसने डायरेक्ट लिखा उनका जवाब ये कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया यानी कि प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ, है ना। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया यानी कि प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ। अब आपको पता चला कि अब हमने ठीक करना है इसको, तो अब हम ओपनिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओपनिंग स्टॉक ओवर हो गया था, अब जब हम उसको नीचे लेकर आएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो 9,000 विल बी एडेड टू 1,50,000। आगे चलते हैं। अब ओवर वैल्यूएशन हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्ड हो गया है, ओवर को अब जब हम कम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को अपनी असली हालत में लेकर आएंगे, 4,500 से लेस करेंगे तो प्रॉफिट भी लेस होगा, डिडक्ट हो जाएगा 4,500। वेरी गुड, ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर मैंने कल आपको हल्का फुल्का सा हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, वो कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका दूर दूर तक कॉस्ट लेजर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं मेंटेन हो रहे हैं ना, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट नहीं मेंटेन हो रहा ना कॉस्ट लेजर में, बात समझ आ रही है ना।
जब फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट लेजर में कोई अकाउंट ही नहीं मेंटेन हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे रिलेटेड जितनी भी परचेज की, डिस्पोजल की एंट्रीज हैं वो कॉस्ट लेजर में पास ही नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? यस और नो? कॉस्ट लेजर के अंदर, फैक्ट्री लेजर में सिर्फ एक ही एसेट की इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, दैट इज इन्वेंट्री ओनली। फिक्स्ड एसेट्स, रिसीवेबल्स, कैश, बैंक, ये कुछ नहीं, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, कोई आपकी डबल एंट्री पास नहीं हो रही उसके अलावा। क्लियर है बात? तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड हो रही, तो उसका मतलब है डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन भी नहीं रिकॉर्ड हुई, और डिस्पोजल के थ्रू जो लॉस आ रहा है वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब हम रिकॉर्ड कर देंगे, है ना? तो 1,50,000 में अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमने रिकॉर्ड करना है ना, तो 1,50,000 में ऐड होगा, लेस होगा? दिस विल बी डिडक्टेड बिकॉज इट्स अ लॉस। अगर गेन होता तो ऐड होता। चले जी, इसी तरह से हमने कल ये भी देख लिया था कि कॉस्ट लेजर में इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरेस्ट जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड नहीं होते। तो अब जब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उनको रिकॉर्ड करना है तो क्या करेंगे? 1,50,000 में अब रिकॉर्डिंग जब होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की तो वो हो जाएगा लेस। ठीक है, फिर उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से मुराद ये कि वो बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको कोई एक्सपेंसेस वगैरह इनकर करने पड़े थे। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये अब आपने क्या करने हैं, ये भी आपके कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होने हैं। ठीक है, तो 1,50,000 में से 12,000 को भी अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये लेस हो जाएगा। लाइकवाइज मुझे बताइए, क्या कॉस्ट लेजर में इनकम टैक्स नाम की कोई चीज रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। इनकम टैक्स नाम की भी कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होनी। ठीक है, तो इनकम टैक्स, अब जब हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है ना, तो हम टैक्स क्या कर देंगे फिर? 1,50,000 में टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब हम कर देंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालने के लिए, तो लेस हो जाएगा। आगे चलते हैं, नोशनल रेंट ऑन ओन बिल्डिंग। हाँ जी, इसका क्या करना है? ऐड करना है, लेस करना है, या कुछ नहीं करना? कुछ भी हो सकता है ना, तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जी जनाब। अच्छा, और ऐड क्यों करना है? मोहसिन और अब्दुल्ला जल्दी से बताएं। आप लोगों की आज ऑडिट की क्लास नहीं है ना? बहुत बिल्कुल ठीक मुनीबा, पहले ये लेस हुआ है। अब मेरी बात वॉच एग्जैक्टली, नोशनल रेंट इज समथिंग जो कि कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल लेजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। फेक रेंट हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी रिकॉर्ड किया है ना? नहीं किया ना कभी, ना इंट्रो में कभी पढ़ा था, ना FAR 1 में पढ़ा था। ये फेक रेंट, फर्जी रेंट तो हमने पहली दफा कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पढ़ा है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक्स में, लेजर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो हम अनस कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट प्रॉफिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर। तो जो आइटम्स रेलेवेंट है, जो चीजें ऐड या लेस होनी चाहिए, जो डिफरेंसेस हैं बेसिकली फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के दरमियान, हम उन फिगर्स को एडजस्ट कर रहे हैं ना। अब जिस तरह ये नोशनल रेंट है, ये कॉस्ट प्रॉफिट में लेस हुआ होगा। 1,50,000 के अंदर ये एक्सपेंस आउट हुआ है। 5,000 जो है ये रेंट एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट में लेस हुआ होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। ठीक है, 5,000 को हमने क्या कर देना है? ऐड बैक कर देना है। वेरी गुड। ठीक है जी, आगे करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, इस तरह की तो हमने कोई भी चीज, ये क्या है? ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स पढ़ा हुआ है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि आप उस साल के प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट को आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं मुख्तस करें, आप फिक्स कर देंगे भाई ये बिजनेस में री इन्वेस्ट होना है, तो वो आप ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग्स में, और बाकी चला जाता है, सॉरी ये आपके रिजर्व फंड में चला गया और बाकी सब चला गया रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है, तो अब क्या करना है? अच्छा, मोहम्मद शाहरुख कह रहे हैं लेस करना है। अच्छा जी, तीन जवाब हो सकते हैं, लेस करना है, ऐड करना है, या कुछ नहीं करना। हाँ जी, 10,000 का जो ट्रांसफर हो रहा है रिजर्व फंड में,
उसका कुछ नहीं करना, ऐड करना है, लेस करना है। आपका टारगेट है टू कैलकुलेट फाइनेंशियल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना, मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये जो ट्रांसफर आप करते हैं, ये करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद। एग्जैक्टली ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद की एडजस्टमेंट है। ठीक है ना मोहम्मद शाहरुख, याद आया? आप पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये तो इक्विटी ट्रांसफर बेसिकली है, इक्विटी अकाउंटिंग है ये तो। ठीक है, ये तो आप इक्विटी के अंदर आप कहते हैं कि नहीं जी ये रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स में बेसिकली डिविडेंड पे होता है ना, तो ये बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स में हम नहीं लेके जाएंगे। फिर इसको हम कहेंगे कि ये 10,000 जो है ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये हमारा हमने नहीं ट्रांसफर करना, ये हमने डिविडेंड पे नहीं करना। क्लियर होगी बात? ठीक है जनाब। तो रिजर्व फंड हम उसको निकाल के ले जाते हैं, तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब हम पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करें, तो 1,50,000 में 10,000 को ना ऐड करना है ना लेस करना है। समझ आ गई बात? फिर बारी आती है किसकी? डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? डिविडेंड रिसीव्ड 3,000 को क्या करना है? डिविडेंड रिसीव्ड ऐड करेंगे, लेस करेंगे या कुछ नहीं? मोहम्मद अहमद कह रहे हैं, मोहम्मद अहमद आई होप ये नथिंग 10,000 से रिलेट कर रहा है। हाँ जी, मुनीबा कह रही है ऐड करना है। क्यों जनाब? मोहसिन भी कह रहे हैं ऐड करना है, समरा भी कह रही है अदर इनकम में जाएगा, मोहम्मद शाहरुख भी कह रहे हैं ऐड करना है। वजह ऐड करने की इनकम है, तो क्या ये कॉस्ट अकाउंट में इनकम नहीं रिकॉर्ड हुई होगी? नहीं हुई होगी। वेरी गुड। कॉस्ट अकाउंट के अंदर डिविडेंड नाम की भी कोई चीज आपको नहीं नजर आएगी इनकम्स के अंदर। तो अब मेरे ख्याल से आपको बात थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है ना कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड होनी है, कौन सी ट्रांजैक्शंस कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड नहीं होनी। सिर्फ एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस नॉन प्रोडक्शन आइटम्स में ऐसे है, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस जो कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव्ड अब हम खुद से अब हम कहेंगे कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो हमने डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब हम 3,000 का जो है वो डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने इसको प्रॉफिट में ऐड करना है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिपॉजिट्स, अगेन इंटरेस्ट नाम की इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता, तो इंटरेस्ट इनकम भी नहीं रिकॉर्ड होता कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। तो ये भी इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिपॉजिट्स क्या होगा? ऐड होगा आपके कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर। शेयर ट्रांसफर फीस अर्न्ड, ये भी आपकी कोई अदर इनकम ही है, समझे? ठीक है, शेयर ट्रांसफर फीस अर्न्ड ये भी अदर इनकम है जो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे? अब इसको 2,000 को रिकॉर्ड कर देंगे, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स में 2,000 ऐड हो जाएगा। ये भी अदर इनकम है। और डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट टू सप्लायर्स, तो याद रखिएगा पेमेंट रिलेटेड एंट्रीज तो हम पास करते नहीं है कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, है ना? पेमेंट रिलेटेड एंट्रीज तो हमारे पास आती नहीं है कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि पेबल्स और कैश का अकाउंट तो मेंटेन नहीं हो रहा था कॉस्ट अकाउंट के अंदर। तो ऐसी बात है, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ये भी आपकी अदर इनकम है। तो 4,000 भी क्या होगा? ऐड होगा कॉस्टिंग के प्रॉफिट में। इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है जी, बात समझ आई? क्रिस्टल क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत समझ आ रहे, मतलब क्लैरिटी आई है? जी जनाब। मोहसिन, जितने अभी हमने टॉपिक्स किए ना उसमें हमने इसकी एप्लीकेशन ऐसे देखी नहीं है एडमिन और सेलिंग को की, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए ना कि एडमिन फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एडमिन एंड सेलिंग को भी एब्जॉर्ब करना है एट फलाना रेट, वो फिर बताएगा ना वो कि क्या रेट है, किस रेट पे आपने एडमिन और सेलिंग को जो है वो एब्जॉर्ब करना है, तो फिर आप एब्जॉर्ब करेंगे। अभी तक हमने किसी सवाल में, क्योंकि उसकी एसेट एप्लीकेशन जब हम देखेंगे जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग में, आपके जो अगला चैप्टर है उसके अंदर हम इसकी ज्यादा एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स की, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की आ सकता है, लेकिन अगेन इस अभी तक हमने देखा नहीं है इन टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, इन टॉपिक्स में हमने देखा नहीं, इसलिए अभी तक हम पढ़ाएंगे भी नहीं। जब हम जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देख भी लेंगे इसको। ठीक है जनाब?
चले, क्या ख्याल है, इसको मैं होम असाइनमेंट में दे दूं? अब भी मुझे बता दें, मिड टर्म भी आपका है और मैंने आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये मैंने सारे देने हैं आपको एज होम असाइनमेंट्स, तो हो जाएगा ना, ये तैयारी है बेसिकली आपकी मिड टर्म के अंदर। जी जनाब, मिड टर्म 100 मार्क्स का ही है। अब मिड टर्म के अंदर ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है, तो ये जो मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ आज होम असाइनमेंट में, आपकी तैयारी है। ये 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे, होम असाइनमेंट्स करेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। किसकी? कॉस्ट फॉर इंट्रोडक्शन की। अनस कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। जी जनाब सारे, अनस कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आया इसके अंदर बेटा? हाँ जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है, आप पूछो तो सही। कॉस्ट प्रॉफिट को ठीक तो नहीं कर रहे, उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, आपको कॉस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, आपने ये देखना है कि भाई कॉस्ट प्रॉफिट में क्या चीजें हमने अब फर्दर एडजस्ट करनी है जो कि इसमें नहीं हुई भी थी, ठीक है, ताकि हम फाइनेंशियल प्रॉफिट निकाल सकें। फाइनेंशियल प्रॉफिट में और कॉस्ट प्रॉफिट में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम लेके आ रहे हैं। अगर कोई चीज जो है वो कॉस्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स है, आपको पता है कि कॉस्ट प्रॉफिट में भी जो सेल्स की फिगर जाती है और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी सेल्स की फिगर जाती है वो सेम होती है, तो हमें सेल्स की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ हुआ है वो उसी फिगर से कैलकुलेट हुआ हुआ है सेल्स की, जो कि फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप एडजस्टमेंट्स किसकी कर रहे होते हो? एडजस्टमेंट कर रहे होते हो उन आइटम्स की जो कि डिफरेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है, अच्छा जी, इसका जल्दी से एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बेसिक बना लेते हैं, मतलब बेसिक तो नहीं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब हम कर रहे हैं थोड़े से एडवांस्ड, जो हमारे पास लेवल के सवाल आए, जिस तरह ये वाला जो अभी हमने किया। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब अगेन इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल। आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया जा सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट क्या है, आपको कॉस्ट प्रॉफिट निकालना है, तो आप रिवर्स कर देंगे फिर सारी चीजों को। अभी हम रिकॉन स्टेटमेंट बना रहे हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट को यूज करके। ठीक है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेजर। ठीक है, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेजर आपके पास एक्स आ गया। ठीक है जनाब, इसमें आपने क्या करना है, लेस करना है हेड ऑफिस या जीएल स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हेड ऑफिस की बुक्स में सिर्फ रिकॉर्ड करने होते हैं, फैक्ट्री लेजर में रिकॉर्ड नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इज दैट क्लियर? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गए। फिर उसके बाद आपने ऐड करना है क्या, हेड ऑफिस स्पेसिफिक इनकम्स, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये क्या थे, ये हेड ऑफिस के स्पेसिफिक इनकम्स थे, जो कि हेड ऑफिस के लेजर में ही सिर्फ रिकॉर्ड करने थे, कॉस्ट लेजर में रिकॉर्ड नहीं करने थे। ठीक है, फिर इसके अलावा क्वेश्चन में हो सकता है कॉस्टिंग, अच्छा जी, हाँ, ओपनिंग स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक्स, बिल्कुल, ये इधर देखेंगे। अब अगेन वो डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट पे कि आपने इसको इस तरह से भी कर सकते हैं ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्टिंग। ठीक है, अब ये अगेन स्टॉक का जो सिनेरियो है वो डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। जिस तरह हमने स्टेटमेंट पढ़ के सोचा ना, वो कह रहा है कि ओवर वैल्यूएशन हुई है ओपनिंग स्टॉक की। यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैं वही वाला काम कर रही हूँ
कि कॉस्ट लेजर के प्रॉफिट में पहले मैं नलिफाई कर दूं कॉस्ट लेजर के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, और फिर मैं रिकग्नाइज कर दूं क्या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस के यानी कि जीएल के हिसाब से, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है, लेकिन अगेन ये वाला जो सेक्शन है ये आपका डिफरेंट हो सकता है, जिस तरह हमारे सवाल के अंदर ये डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स नहीं दी हुई, यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन हो गई है, ठीक है, बात समझ आ रही है ना? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं, ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशनशिप है, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सही लिखा हुआ है। निकालने के लिए हम इसको रिवर्स करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, और रिकग्नाइज करने के लिए ये वाला सिनेरियो होगा, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स का ये चीज हो गई। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद एड बैक, हमेशा जो नोशनल रेंट है वो कॉस्ट लेजर में एड बैक होगा, है ना, क्योंकि ये एक्सपेंस आउट हो चुका है कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर और अब हमने इसको मतलब खत्म करना है, निकालना है, ठीक है जी। ऐड हो जाएगा कोई भी अगर फिगर ओवर अप्लाइड है, कोई ओवरहेड ओवर अप्लाइड है, तो उसका मतलब है वो ज्यादा चार्ज हो गया है कॉस्ट लेजर में, है ना, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर रिकवर्ड, यस, तो वो हमें जब एक्सपेंस को हम कम करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। और अगर कोई एक्सपेंस आपका अंडर अप्लाई हुआ है, या तो फैक्ट्री ओवरहेड हो या फिर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड हो, तो वो क्या होगा, वो आपका लेस होगा। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है कि वो अंडर चार्ज हुआ है, तो कॉस्ट लेजर के अंदर, तो फाइनेंशियल लेजर में वो क्या होगा, वो प्रॉपर जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व भी हो जाना चाहिए, हो जाएगा। कॉपी कर लिया सबने? जल्दी से स्टेटमेंट कॉपी कर रहे हैं। अनस, बच्चे क्लियर हुई है बात? हाँ जी अनस, बच्चे कंफ्यूजन अभी भी आपको? किसी और को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिकंसिलिएशन में, प्रॉफिट रिकॉन में? तो इट कैन बी, अगर बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, अगर आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हुए इन्फॉर्मेशन तो आप सीधा सीधा ये कर लेंगे, लेकिन इनके अलावा भी अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस है, सिर्फ इनका फर्क नहीं पड़ता ना, बेसिक बिल्कुल सिंपली स्पीकिंग दोनों के प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस है वो अराइज होता है इन्वेंट्रीज की वजह से। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी पढ़ ली जो कि डिफरेंट होती है कॉस्ट लेजर और फाइनेंशियल लेजर में, जिस तरह नोशनल रेंट, जिस तरह फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, है ना, ठीक है जनाब? जी बिल्कुल, कुछ स्पेसिफिक चीजें और कुछ में आपको मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैड डेट एक्सपेंस। हाँ जी, आपको अगर लिस्ट में नहीं, अगर फाइनेंशियल के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और अगर क्वेश्चन इस तरीके का जिस तरह का हमने सॉल्व किया, उसमें नोशनल रेंट भी आ रहा है, उसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, फिर तो हम ये एडवांस्ड ट्रांजैक्शंस जिसमें वो तो फिर हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे ना। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एज फाइनेंशियल अकाउंट, तो जो फिगर्स यहाँ पे ऐड हो रही है वो लेस हो जाएंगी, जो लेस हो रही है वो ऐड हो जाएंगी, ये रिवर्सल होगा, ठीक है। अगर आपके पास एडवांस्ड ट्रांजैक्शंस वाला सवाल है तो हम ये वाला रिकॉन स्टेटमेंट तो फिर उधर अप्लाई नहीं होगा, फिर तो हम कहेंगे द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रॉफिट्स इज नॉट जस्ट स्टॉक्स। यहाँ पे ये वाला जो रिकॉन स्टेटमेंट है ये तो उस सिनेरियो में यूज करेंगे जहां पे द ओनली द डिफरेंसेस बिटवीन द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रॉफिट्स इज स्टॉक, इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं, ना इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना कुछ है।
अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, मैं अगर आपको एक ट्रांजैक्शन दूं कि आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, चले फाइनेंशियल प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 2 मिलियन का। अच्छा, फिर मैं आपको क्वेश्चन में ये बता रही हूँ कि बैड डेट एक्सपेंस है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्रॉफिट आपको निकालना है। मैं सब एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, बैड डेट फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 200,000 है फॉर द ईयर। अब मुझे ये बताइए, ये लिस्ट में दिया हुआ है, मुझे बताइए रिकॉन स्टेटमेंट बनाते हुए ये फाइनेंशियल प्रॉफिट में 2 लाख रुपीज ऐड होगा, लेस होगा या कुछ नहीं होगा? हाँ जी, ऐड होगा, लेस होगा, कुछ नहीं होगा? अच्छा, अब मुझे बताइए आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था 2 मिलियन का, इसमें क्या बैडेड एक्सपेंस आउट हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ऐड हुआ था, लेस हुआ था या कुछ नहीं हुआ था? इसका ये लेस हुआ था ना। फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेशन के अंदर ये लेस होके 2 मिलियन आया, यस 2 लाख लेस होके 2 मिलियन आया। क्या कॉस्ट प्रॉफिट में बैडेड एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? आप कहेंगे बैडेड एक्सपेंस तो डेटर से रिलेट कर रहा है, डेटर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करते, तो उसका मतलब है कॉस्ट प्रॉफिट में बैडेड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। 2 मिलियन में लेस हुआ है, इसको नलिफाई करना है, इसका मतलब है रिवर्स करना है। तो 2 मिलियन में हम 2 लाख को ऐड बैक करेंगे, बिकॉज दिस इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, दिस इज नॉट अ कॉस्टिंग एक्सपेंस। ठीक है शाहरुख, सिर्फ आपका जवाब डिफरेंट था। अनस, बात थोड़ी समझ आती है? तो कॉस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में 2 लाख को हमने ऐड बैक करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप अब बात समझ आ रही है। चले जी, जरा नोशनल रेंट की डिस्कशन, सिर्फ मैं कुछ लिखवा नहीं रही क्योंकि जो याद रखने वाली बात है वो नोशनल रेंट की डबल एंट्री है, नोशनल रेंट की ट्रीटमेंट एंड दैट्स इट। ठीक है, तो नोशनल रेंट होता क्या है उसकी बात सुन लीजिए। आपको अजीब सी बात लगेगी, लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो इंटरनल मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग है, उसमें आपको बहुत सारी चीजों को कंसिडरेशन में लाना होता है। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट पता है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 फॉलो किया हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर हम ऑप्शन 2 लेते तो हमारे पास क्या हमें प्रॉफिट होना था, हमारी क्या इनकम होनी थी, हमारे पास क्या गेन होना था। तो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन 2 के आपके पास प्रॉफिट्स या गेन्स या इनकम्स है वो आपकी कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करने की वजह से ऑप्शन 2 के जो बेनिफिट्स हैं वो जो फोरगो किए हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? और वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हो रिकॉर्ड। अब यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं नोशनल रेंट। अभी हो सकता है आपको इसके अलावा भी कोई इसकी एक्सप्लेनेशन मिले, दैट इज टोटली फाइन। नोशनल रेंट की हो सकता है कोई और उसका कॉन्सेप्ट भी हो, कोई और इसका रिकॉर्ड करने का लॉजिक भी हो, लेकिन मेजर इसका लॉजिक रिकॉर्ड करने का क्या है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, इस सिनेरियो में नोशनल रेंट के केस में हम जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होते हैं उसमें हमारी अपनी फैक्ट्री होती है। ठीक है, अच्छा, अपनी फैक्ट्री के से रिलेटेड आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आपके पास घर है फॉर एग्जांपल, है ना? आपका अपना एक घर है, अब उस घर को आप दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो खुद इस्तेमाल करें या फिर उसको रेंट पे दे दें, है ना? ये हो सकता है ना, या तो आप उसमें खुद रहें या फिर आप उसको रेंट पे दे दें। अब अगर मैं उस घर में खुद रहती हूं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? रेंट फॉर गॉन, यस और नो? रेंट लॉस्ट, यानी कि रेंट जो आपने ऑप्शन 2 अवेल करके जब आप रेंट अर्न कर सकते थे, जो रेंटल इनकम आपकी बनती है, वो आपके पास क्या हो जाएगी? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं अगर इस घर में रह रही हूँ तो मैं कहूंगी कि भाई इस घर की जो आजकल के हिसाब से जो रेंट चल रहा है वो चल रहा है फॉर एग्जाम्पल कनाल का या 10 मरले का, वो चल रहा है 55,000, 60,000, 80,000। यस, तो मैं उस घर में रह रही हूँ, यानी कि मेरा जो ये एक एडिशनल इनकम आ सकती थी 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, वो मैं फोरगो कर रही हूँ। दैट इज बेसिकली योर नोशनल रेंट।
आप उस फैक्ट्री को, अब हम एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, हम उस फैक्ट्री को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, यस और नो। हम ये बात करते हैं कि अगर हम इस फैक्ट्री को दे देते रेंट पे, तो वो हम रेंट कितना अर्न कर सकते थे, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड योर नोशनल रेंट, एंड दैट इज व्हाई यू ट्रीट इट एज योर एफओएच। एफओएच में जाता है ना, डेबिट होता है, दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? ये इसका कॉन्सेप्ट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है वो आपको पता है, जर्नल एंट्रीज क्या पास करनी है। ठीक है जी, चले तो अब आपने जरा होम असाइनमेंट्स नोट कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था, ये मैं एलएमएस पे अभी सेक्शन आपके सामने बल्कि बना देती हूँ ताकि कोई मसला ही ना हो। ठीक है, ये मैं आपके सामने आई और मैंने ये बना दिया एलएमएस के ऊपर सेक्शन। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा लॉग इन कर लूं। और ये इसका मैं आपको टाइम दे रही हूँ वीकेंड। नहीं मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। चलें ठीक है, मैं बाद में कर देती हूँ, ये लॉगिन मैंने कर दिया, दैट इज इनफ। ठीक है चले जी, ठीक है जी। तो एक आपके पास हो गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एक दफा नजर मार लेते हैं। इसमें इसने आपको क्या दिया हुआ है? मिस्टर आजाद हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री लेजर का उसने आपको दे दिया हुआ है। और एक मिनट, चले फैक्ट्री लेजर की दी दी इंफॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर। और वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस ऑन अक्टूबर 1, यानी कि आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है, 31 दिसंबर की इन क्वार्टर एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? अक्टूबर 1, 2005 को। दीज आर योर ओपनिंग बैलेंस। मटेरियल्स है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड्स है, मटेरियल्स परचेज्ड है। पहली बात तो ये यहाँ पे वो फैक्ट्री लेजर बोल रहा है, तो ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स तो नहीं हुए, है ना? ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स तो नहीं हुए, ये या तो इंटरलॉकिंग है या फुल्ली इंटरलॉकिंग है। ठीक है, चले जी। मटेरियल्स परचेज्ड है, डायरेक्ट वेजेस हैं, पेमेंट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन्स है। ये तो सारे ओवरहेड्स आपको दिए हुए। जरा रिक्वायरमेंट पर आते हैं। रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड में वो कह रहा है राइट अप द फॉलोइंग अकाउंट्स: मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जनाब, आगे देखते हैं उसको। फिर वो आगे कह रहा है अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स इतना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज व्हाट? 222,500, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया, है ना? अच्छा, फिर वो आगे क्या कह रहा है? डीजल कॉस्टिंग 2000 इंक्लूडेड इन फैक्ट्री overhead was transferred to head office for use in generator। अच्छा जी, फैक्ट्री से हेड ऑफिस में आपने कोई जो है वो मतलब ट्रांसफर किया था, तो वो बेसिकली अब वो फैक्ट्री का कॉस्ट नहीं है, वो हेड ऑफिस का कॉस्ट है। A bill for repairs amounting for 12,000 undertaken at the factory remained unpaid at the end of the quarter। ये आपको accrual बताया हुआ है। Material costing ₹2400 was destroyed by rain। तो इसमें पहली बात तो ये कि अब आपको यहाँ पे एज सच कोई स्यापा है ही नहीं, कोई मसला है ही नहीं कि ये फुल्ली इंटरलॉकिंग है या इंटरलॉकिंग है ना? फुल्ली इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग दोनों में ये सारे चीजें तो वैसे कॉमन ही होती हैं। ठीक है, आपको उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने को भी कहा है, तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट बनाने की वजह से हमें ये हिंट मिल रही है कि ये एक्चुअली फुल्ली इंटरलॉकिंग लग रहा है ना? ये फुल्ली इंटरलॉकिंग लग रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर। ठीक है, whatever the cases, materials, work in process, factory overheads, finished goods, ये तो आपका सेम ही है ना? इंटरलॉकिंग और फुल्ली इंटरलॉकिंग में सेम ही बनेंगे फैक्ट्री लेजर के अंदर। फर्क सिर्फ ये कि अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट भी बनाने को कह रहा है, तो आपको ये हिंट मिल जाएगी कि ये फुल्ली इंटरलॉकिंग कह रहा है, मांग रहा है।
ठीक है, क्लियर होगी बात? हो जाएगा ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट आपका बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक या आप कर लेंगे जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास फिनिश गुड्स अकाउंट से आ जाएगा, वो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ओवर या अंडर अप्लाइड ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चला जाएगा। तो लेट्स सी हाउ यू गो अबाउट इट। इसमें ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन भी हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में वो सिंपली क्या कह रहा है, समराइज द डिफरेंसेस बिटवीन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, एंड दैट्स इट। आपको क्या लग रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने हैं? 6-7 है बस। 3 सवाल है सिर्फ, जिसमें से एक थ्योरेटिकल हो गया, एक हमने पूरा डिस्कस कर लिया, एक अब आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे। मजा आया? हाँ जी, 11:29 वैसे हो गए, तो मेरे ख्याल से जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग फिर इंशाल्लाह मिड्स के बाद ही डिस्कस कर स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है जी? जो चैप्टर्स हमने अब तक पढ़े हैं, हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ही हम देखेंगे। मोहम्मद शाहरुख आप देख लो ना, उसमें ग्रेड में से देख लो। मुझे एग्जैक्टली अब इस तरह से तो याद नहीं है ना टोटल करना, तो मैं टोटल आपके सामने करूं बैठ के। देखिए पहली बात तो ये, अब जो मुझे लगता है, ठीक है, आप लोग इस तरह से अप्रोच होती है ना कि हमने कितना हैवी जो है वो कवरेज कर ली है कोर्स की। पहली बात तो ये, इतनी इस बात की तसल्ली रखें कि कोर्स हमने पूरा कवर करना है शाहरुख, ठीक है। कोर्स हम पूरा, आप मेरे से इस तरह से ये पूछ रहे होते हैं ना अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि हमने कितना कवर कर लिया है, मतलब इसका पॉइंट क्या होता है मुझे लिटरली अभी समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं जब स्टूडेंट थी ना तो हम लोग कंसर्न ही नहीं होते थे कि हमने कितना % सिलेबस कवर कर लिया है, कितना रहता है, हमने कितने वेटेज का पेपर जो है वो अभी अटेम्प्ट मतलब करने की हम पोजीशन में आ गए हैं, कितना अभी रहता है, मतलब कौन से मेजर टॉपिक्स, ठीक है। एक परेशानी तो रहती है, लेकिन हमारा कंसर्न नहीं होता था, हमें पता होता था कि टीचर ने हमें पूरा सिलेबस कवर कराना ही कराना है, कोई चीज मिस आउट नहीं करनी। और हमने भी क्लासेस एंड होने के बाद कवरेज अपनी 100% रखनी है। अगर आप स्किम स्टडीज करते हो ना, देखो इवन आईकैप के जो दिया हुआ होता है ना उसमें हाँ, तो मुनीबा अभी हम कवरेज तो करें पहले सिलेबस। आप पास पेपर जब उठाते हो और आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो वो तो होगा ही नहीं। टॉपिकल पास जो ईयरली पास पेपर्स हैं, क्यों इस तरह से ईयरली पास पेपर? अब वो कल भी ग्रुप पे डिस्कशन हो रही थी, ऑटम 2019 का मैम ने क्वेश्चन नहीं कराया। अरे मैंने ऑटम 2019 का पूरा पेपर रखा हुआ है ईयरली सॉल्व करवाने के लिए एंड पे, तो मैं आपको एंड पे दूंगी ताकि टाइम मैनेजमेंट भी हो, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑटम 2019 वाला पेपर जो पैक क्वेश्चन बैंक में नहीं शामिल हुआ हुआ अभी, आप फोकस करें अभी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ जाए, और जो भी हमें सवाल है भले वो 3 मार्क का ही क्यों ना हो, ठीक है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी हम करेंगे तो आ जाएगा, वो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे आ जाएगा, बजटिंग, 3 मेजर टॉपिक्स रहते हैं बस, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपका अगर 3 मार्क का भी कोई क्वेश्चन आता है ना, आपने उसको भी 100% अपना देना है, और वो आपका बिल्कुल परफेक्टली अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास और फेल में 3 मार्क भी मैटर करता है, 1 मार्क ही मैटर करता है बेसिकली, ठीक है। बात समझ आ गई? तो उसकी आप अभी फिक्र ना करें, नहीं, तसल्ली आपको होनी चाहिए सिलेबस के एंड पे, क्लासेस के एंड पे आपको तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ जी हम अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम पूरा पेपर, आप अभी कैसे ये कह सकते हैं कि जी अभी आधा टाइम गुजरा है और आधे टाइम में आप कह रहे हैं कि जी हम पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं, नहीं आए, ठीक है। तो तसल्ली जरा हो जाएगी, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है, दिसंबर जनवरी 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने रहते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट लेवल अपने टीचर्स पर रखें। मैंने आपको बताया कि मेरे कोर्सेज डिले होते हैं थोड़े से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, दैट्स इट, मोशन बता सकते हैं इस बारे में, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं हम, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है एंड में थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस अभी लगेंगी, मिड टर्म के बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते करके दूसरा वीक में, बल्कि मैंने मसरूद से वो डिस्कशन भी करनी है, उनको मैंने बोल दिया हुआ है कि
जरा क्लास की टाइमिंग्स बढ़ाने का थोड़ी डिफरेंट हो सकता है, टाइमिंग्स वो करें, ठीक है। तो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट्स व्हाई। अच्छा चलें, उम्मीद है कि मेरे साथ बैड एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट्स का तो ज्यादा से ज्यादा बैड एक्सपीरियंस है ये है कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाती हूँ, फिर संडेज ऑन हो जाते हैं। लेकिन वो बैड एक्सपीरियंस थोड़ी है, अब तो वो आपकी कमांडो ट्रेनिंग हो रही है। अब तो आप कैफ लेवल के एंड पर हैं, और अब आप जब सी फैप लेवल पर आएंगे फर्म में, जब आपको एंटर इंशाल्लाह होंगे, फिर तो आपकी सैटरडे संडे क्लासेस हुआ करेंगी। तो मैं उसकी आपको कमांडो ट्रेनिंग दे रही हूँ, थोड़े टफ रूटीन के लिए। मैं ये कहती हूँ, फिर आदत ना रह जाए ना, आपको आदत ना पड़ जाए संडेज ऑफ होने की। नहीं, बड़े तो आप अभी हो गए हैं, ठीक है, बड़े आप हो चुके हैं, अभी आप छोटे नहीं रहे। ठीक है जी। तो अब मिड टर्म के बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, और आपको पता है कि इन द मीन वाइल बस डाल दिया था हमारे सर ने। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, IFRS 15 आधे से ज्यादा टीचर्स डालते ही हैं। IFRS 15 एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक स्टूडेंट ने जो है ना वो ये रिस्पॉन्स दिया था कि उस स्टूडेंट ने IFRS 15 मुख्तलिफ पहले एक टीचर से पढ़ा, उसको लगा कि उस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, फिर उसने दूसरे टीचर से क्लासेस ली IFRS 15 की। वो कोई अच्छा बच्चा होएगा जिसको बहुत ज्यादा कंसर्न होगा, है ना। उसने दूसरी टीचर से भी IFRS 15 की क्लास ली, मैं से 2-3 टीचर से उसने IFRS 15 पढ़ा, तो उसको फिर एंड में यही समझ में आया कि ये हमारे लेवल का है ही नहीं, हमारे सर से गुजरने वाला टॉपिक है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, फिर आपको IFRS 15 की समझ पड़ेगी। हाँ चले, दैट्स गुड। हर बार आता है एग्जाम में, लेकिन वो टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। वो आपके सर का उसमें मसला नहीं है, वो टॉपिक ही ऐसा है। वो सर अगर टालते नहीं भी, उसके ऊपर प्रॉपर टाइम भी लगाते ना, तब भी आपको समझ नहीं आना था, इसीलिए शायद सर ने टाल दिया। हाँ जी, मोहसिन आप बताएंगे, आप मोहसिन से प्राइवेटली कांटेक्ट करके पूछ लें कि इज दिस अ गुड एसोसिएशन और अ बैड वन। इधर ना बताएं प्लीज। जी जनाब, ही इज माई सीक्रेट एजेंट। ठीक है। तो मिड टर्म, अच्छा एक बात मैं जरा थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं, मैं थोड़ा आजकल व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिव थोड़ी सी कम हुई हुई हूँ, ठीक है। कोशिश मेरी रहती है कि एटलीस्ट मैं 48 आवर्स के विद इन आप लोगों के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स दे दूं। तो अगर थोड़ा सा डिले आ जाए तो प्लीज मेरी जरा जो है वो इस चीज को जरा मद्देनजर रख लीजिएगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी पैक के बाहर एक जिंदगी है, आप लोगों के अलावा भी मेरी जिंदगी में लोग हैं, ठीक है। तो जिनको शायद मैं टाइम अभी आप लोगों के लिए दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लेती हूँ, मैं आपसे आप लोगों के लिए वही काफी है, ठीक है। हाँ, वो इवन तो वो दूसरे रूम में होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको बात बताया कि वो आवाज आ रही होती है। अभी भी आपको पीछे से बड़े शोर की आवाज आ रही होगी, बिकॉज आई एम एट माई इन लॉज, तो और भी बच्चे हैं, तो आना जाना लगा रहता है उनका भी। इवन दो अभी जो जिस रूम में मैं बैठ के क्लास ले रही होती हूँ वो आउट ऑफ बाउंड हुआ होता है, उधर सब लोगों का आना मना होता है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आवाजें आ रही होती है, आवाजें तो पैक के स्टूडियो में भी यहाँ से कभी कभार आ रही होती है, लेकिन पैक के स्टूडियोज ये होते हैं कि वो थोड़े बेसमेंट में है, तो वहां पे इतना हलचल होती नहीं है। वरना जिस तरह अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो वहां पे भी लगा होता था कि मैम पीछे से खटखुट की आवाजें आ रही है ना, मैं कहती थी अब क्या करें उसमें, साउंड प्रूफ तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप यही सोचेंगे मैं पैक के उसमें ही हूँ, उससे आप लोगों को एटलीस्ट कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किधर से क्लास ले रही हूँ, है ना। चले जी, ठीक है। FAR 2 का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अब 1 हफ्ते के बाद। मेरी तो छुट्टियां हैं, मैं तो छुट्टियां मनाऊंगी, ठीक है। और आप लोगों ने क्या देने हैं, मिड टर्म पेपर्स, एग्जाम्स देने हैं। मिड टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप एवरीबडी इज एमिंग टू गिव दोज पेपर्स, ठीक है। तैयारी करने का एक बहुत अच्छा सर पे डंडा आपके पास आ गया है, तैयारी करने का एक बेंचमार्क है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं भी किए तब भी दे मिड टर्म, फेल हो जाए खैर है, लेकिन एटलीस्ट जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए उसमें तो पास हो जाए ना, ठीक है। तो पता ये चला कि जी आपने 3 टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, 6 में से हमारे 6 या 7 टॉपिक्स हैं, तो अगर 2 या 3 टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लिए तब भी मिड टर्म दे दें,
ताकि एटलीस्ट ये तो तसल्ली हो कि जिन टॉपिक्स के प्रिपेयर किया था उनके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं उनमें हम पास हैं या फेल है, आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना? तो टर्म की अगर तैयारी नहीं भी है तब भी आपने, ये हर सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ सी मैक के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आइडिया हो जाता है चीजों का। ठीक है, जब इकट्ठे सवाल आते हैं तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब जाहिर सी बात है 100 मार्क्स को बनाने के लिए एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो तो जब आप आएंगे तो पता लग जाएगा आपको। चलें जी, कोई और खिदमत मेरे लायक? अच्छा, मुझे भी याद आया, याद है आपको मैंने लेबर का कंफर्म करना था, याद है एक क्वेश्चन हमने किया था लेबर कॉस्ट का। आप पैक का ही सोल्यूशन फॉलो कर लें। ठीक है, फॉलो पैक सोल्यूशन, समझ तो आ गया था ना? टाइम सेव्ड उन्होंने कैलकुलेट किया यूजिंग द न्यू रेट, रिवाइज रेट, दोनों सिनेरियो में। पुराने लेबर कॉस्ट क्या थी, नई लेबर कॉस्ट क्या होगी, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली कौन सा था? क्लास वर्क नंबर 5 था, किसके अंदर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन क्या था? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में था। ये रहा क्लास वर्क नंबर 5 मज़ाहिर। उसमें वो कह रहा था कि टाइम सेव्ड के बेसिस पे, ये रहा आपके पास ना, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, और टाइम सेव्ड के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही थी ना, कहाँ पर है, ये रहा, would be paid as bonus, ये वाली जो चीज है 30% of the savings in labor cost would be paid in bonus। नहीं नहीं, ये वाली बोनस की बात कर रहे हैं। हाँ, इसका भी पैक का ही सोल्यूशन फॉलो होगा। ठीक है, 3 लाख रुपीस का भी जो पैक में हुआ है वो ठीक है। पैक 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 आई कैप सोल्यूशन में थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिपेंसीज होती है ना, वो हमने पैक सोल्यूशन के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश की है। जी जनाब, प्रोडक्ट कॉस्ट का ही पार्ट बनना है। ठीक है, वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्कर्स को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग कंसल्टेंट की कॉस्ट ऐड की गई है, आप उसी को गो थ्रू करें। मैंने जो कराया था ना उसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट में डिफरेंस था, बाकी सब वही था, पैक वाला ही था। सिर्फ लेबर कॉस्ट याद है, मैंने आपको कहा था कि ये जरा एक है डिस्कशन का उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप पैक का ही फॉलो करें। चलें, इसके अलावा मेरे पार्ट पे कोई चीज पेंडिंग थी? नहीं थी, राइट? चले, तो ये भी हमारा चैप्टर फिर इख्तिताम पजीर होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी रिसेंटली फ्रेश है, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चले, इजाजत है फिर। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म्स। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है मिड टर्म के बाद वाले मंडे को, नए टॉपिक के साथ, जो कि काफी छोटा भी है, मजा आएगा उसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल है कंसिडरेबली। इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा। व्हाट्सएप पे आप पूछें जो भी क्वेरीज आती हैं, एज एंड व्हेन आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।